हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रादय क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सेमेस्टर 4 की राजनीति विज्ञान। हाँ, ये शुरू करने से पहले आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आज का सेमेस्टर 2 वाला पेपर कैसा हुआ। अगर सेमेस्टर 2 के बच्चे जुड़े हुए हैं तो सेमेस्टर 2 वाला पेपर कैसा हुआ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर सेमेस्टर 4 वाले बच्चे, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिया है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताएं कि आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कैसा हुआ। क्या क्वेश्चंस आए? हाँ, मैंने चेक किया था पेपर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स और मॉडल PDF से आए। साथ ही मैराथन क्लास में जो जो टॉपिक्स कराए गए थे हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये क्लास बड़ी ही तरीके से बनाई जा रही है। इनमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन मैराथन क्लास को ज़रूर अटेंड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू के चलते हम अभी फेस रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तक के लिए हम ऐसे ही अपनी वॉइस के थ्रू इन क्लासेस को जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास MGSU बीकानेर सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान। बुक का नेम है भारतीय संविधान। मैराथन क्लास पार्ट 1। पार्ट 2 आपको शाम को मिल जाएगा, शाम को 7 बजे। राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 पाठ्यक्रम। एक नज़र पाठ्यक्रम की ओर। इकाई 1 भारतीय संविधान का विकास और विशेषताएं। भारतीय संविधान एक विकास के प्रमुख पड़ाव जिसमें कई सारे अधिनियम हैं। 1909, 1919, 1935। भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, उसका क्या प्रोसेस था? तो प्रोसेस में क्या हुआ, पहले सभा का गठन हुआ, सभा पर मुद्दे रखे गए और उसके ऊपर उनके अलग अलग दृष्टिकोण रखे गए, उनकी पद्धतियाँ थीं। संविधान की प्रस्तावना, हमारा प्रस्तावना कि संविधान आखिर में है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इकाई 2 मानवाधिकार और संघीय ढांचा। भारतीय संविधान में मानवाधिकार दर्शन, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की विधियां, संघीय व्यवस्था का स्वरूप, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंधों में नवीन प्रवृत्तियां। इकाई 3 संघीय कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, संसदीय प्रणाली का कार्यकरण, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जजुडिशियल रिव्यू, आपातकालीन प्रावधान। इकाई 4 राज्य सरकार और राजनीतिक प्रक्रियाएं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य परिषद, उच्च न्यायालय, नेतृत्व की भूमिका, गठबंधन की सरकार, दल प्रणाली, निर्वाचन आयोग, चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार। इकाई 5 राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियां। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता और उसका स्वरूप। भारतीय राजनीति के समक्ष प्रमुख समस्याएं। आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, आरक्षण की राजनीति और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जैसा कि आपको पैटर्न मालूम है कि शुरू में हमें 5 MCQ और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, उसके बाद में लघुगात्मक प्रश्न और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न। वैसे क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम MCQs करते हैं तो बहुत सारे MCQs होते हैं पेपर में, उनमें से आना पॉसिबल नहीं होता। बट पिछली क्लासों में हमने जितने भी MCQs कराए और फिलिंग द ब्लैंक्स कराए, उन फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs को आपको डायरेक्ट पेपर में मिला है। जी हाँ, वो MCQs कुछ क्वेश्चंस यानी लघुगात्मक में आपके हेल्पफुल रहे, नहीं तो वो MCQs डायरेक्ट आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर डायरेक्ट देखने को मिला है। रिक्स्थान में भी आपको कई सारे ऐसे रिक्स्थान हैं जो देखने को मिले। हमने जो जो प्रश्न बनाए हैं वो बड़े ही इन पे काम करके बनाए हैं। इनके ऊपर एक पूरा एनालिसिस की टीम लगाई गई कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो MGSU के इस पेपर में आ सकते हैं। तो आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का विकास। भारत सरकार अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। पहले ही मैं आपको बता दूं,
हम गलत ऑप्शंस यानी कि रॉन्ग ऑप्शंस को नहीं देखने वाले हैं, हम सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर देखने वाले हैं, ताकि आपका समय बचे और इस महा मैराथन क्लास को जल्द से जल्द अपने सारगर्भित दौर पे पहुंचाया जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ था? प्रांत स्तर पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने किस प्रणाली की नींव रखी? संघीय शासन की नींव रखी। संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? ये तो आपको सबको आता ही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखे, यानी एबीसीडी में आपको जैसे ही ऑप्शन दिखे 9 दिसंबर 1946, इसको टिक कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए, ठीक है। और यही प्रश्न आपको अगर रेगिस्तान में पूछा जाए तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन रेगिस्तान बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 1949 में। संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसका याद रखिएगा, अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। ये रेगिस्तान में आ सकता है ये क्वेश्चन। हमारी पहली यूनिट का रेगिस्तान भी देख लेते हैं साथ में। भारत सरकार अधिनियम 1919 रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। संविधान सभा का गठन रेगिस्तान योजना के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखिए ये प्रश्न हमने आपको एबीसीडी में अभी भी कराया था। वही मैंने आपको कहा कि वही जो एबीसीडी वाले प्रश्न हैं उनके अंदर अगर रेगिस्तान बना दिया जाए तो वो एक आपके फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। बस एक वर्ड ही तो हटाना है, उससे वो क्या बन जाएगा? रेगिस्तान वाला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने रेगिस्तान प्रणाली की स्थापना की, संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संघीय व्यवस्था। सॉरी, आज तो मेरा गला बैठा हुआ है। मानवाधिकारों से जुड़े प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। कहाँ दिए गए? मौलिक अधिकार। भाई आपके मानव के जो अधिकार हैं वो किस नाम से दिए गए हैं? वो मौलिक अधिकार के नाम से दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। DPSP किस देश से लिए गए? ये DPSP क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। मौलिक अधिकारों की मूल संख्या कितनी थी? 7। देखिए अभी हमारा एबीसीडी और रेगिस्तान कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम लघुरात्मक व निबंधात्मक प्रश्न पे भी बात करने वाले हैं, और पार्ट 2 जो रात को आने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, और सभी बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इस बार एक्सप्लेनेशन को और भी बेहतर बनाया गया है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। हम समझ सकते हैं कल आपका पेपर है और उसे कैसे बेहतर बनाना है, इस पे हमारी टीम ने पूरा कार्य किया है। वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? 42वें संशोधन से जुड़े हैं। संघीय व्यवस्था का भारत ने किस देश से ली? संघीय व्यवस्था जो है भारत ने किस देश से ली? वो अमेरिका से ली थी। क्या होता है जब कभी संविधान बनता है तो एग्जाम्पल लिए जाते हैं कि अच्छा वहाँ पे एक नियम है ऐसा किसी देश में, वो बहुत अच्छा है, इसको हम हमारे भारत में या फिर हमारे देश में भी इस नियम को लागू करेंगे। वैसे ही इन्होंने हमारे भारत में जब संविधान बना
तब कई देशों से उनके बेस्ट नियम, जो बेस्ट उनके कह सकते हैं पॉलिसीज़ हैं, उनको भारत ने अपनाया अपने संविधान को बनाने के लिए, बेस्ट करने के लिए। भारत का संविधान रेगिस्तान क्या है? संरचना की व्यवस्था करता है, अर्ध संघीय संरचना की व्यवस्था करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग में शामिल हैं। कौन से भाग में? चौथे भाग में, फोर्थ। अनुच्छेद 21 जीवन और रेगिस्तान के अधिकार की गारंटी देता है। किसके अधिकार की? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की। संपत्ति के अधिकार को रेगिस्तान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग रेगिस्तान में दिए गए हैं। कौन से भाग में? भाग 4 के ए में, 4A। संघ कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका। भारत का उपराष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख है? औपचारिक व संवैधानिक। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद के कितने सदन हैं? 2। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। इस प्रकार भी हम जानते हैं उपराष्ट्रपति ने अभी भी पिछली कुछ टाइम में अपना त्यागपत्र दिया था, तो किसे दिया था? राष्ट्रपति जी को। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष के बाद में उन्हें सेवानिवृत्त होना होगा, रिटायर होना होगा। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 352 से 360 के अनुच्छेद में आते हैं। संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। आपातकाल की स्थिति में संघीय ढांचा रेगिस्तान में बदल जाता है, एकात्मक में बदल जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य रेगिस्तान समाज की स्थापना करना है। कौन से समाज की? कल्याणकारी समाज की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति रेगिस्तान में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव रेगिस्तान प्रणाली द्वारा किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। देखिए ये रेगिस्तान कंप्लीट हो रहे हैं ऐसे ही, और एबेसद भी उसके बाद में आपको लघुत्मक प्रश्न कराए जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा, तो उनका वेट कीजिए। बस ध्यान रखिए कि एबेसद और रेगिस्तान ये छूटे नहीं आपके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी खूब नंबर बनते हैं, 2-2 नंबर बहुत होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास ख़त्म होने के बाद मेरी आवाज़ को म्यूट करके देन फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो नोट्स लाइन वाइज आए जा रहे हैं उनको अपनी भाषा में अपने आप बोलिएगा, जिससे कि वो आपके दिमाग में फिट हो सके और कल के पेपर में वो वर्ड, वो शब्द या फिर वो वाक्य पूरा आपको याद आए पेपर के दौरान, और आप उससे पूरा उत्तर लिख सकें। तो क्लास ख़त्म होने के बाद इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। भारत की दलीय प्रणाली किस पर आधारित है? राष्ट्रीय व राज्य दल पर। गठबंधन सरकार किस प्रणाली में देखी जाती है? बहुदलीय प्रणाली में। भारत में पहली बार वोटर आईडी कब अनिवार्य हुआ था? 1993 में, 1993। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार रेगिस्तान को निलंबित कर सकती है। किसको? मौलिक अधिकारों को, यानी कि मनुष्य जो आम नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
संसद का संयुक्त सत्र केवल रिक्त स्थान की उपस्थिति में बुलाया जा सकता है। किसकी उपस्थिति में? राष्ट्रपति की उपस्थिति में। राज्यसभा का सभापति रिक्त स्थान होता है। कौन होता है सभापति? उपराष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में रिक्त स्थान से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय होता है। राष्ट्रीय एकीकरण और भारतीय राजनीति की चुनौतियां। राष्ट्रीय एकीकरण को पहली बार किस योजना में प्राथमिकता मिली? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे प्राथमिकता मिल गई थी। आतंकवाद विरोधी अधिनियम का क्या नाम है? पोटा, POTA। भाषावाद का अर्थ क्या है? किसी भाषा को महत्व देना। क्षेत्रीयवाद का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक असमानता व राजनीतिक लाभ। सांप्रदायिकता रोकने हेतु कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 25-28, यानी 25 से लेकर के 28। आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 15 के चौथे में और 16 के चौथे में। खंड 4 और खंड 4 दोनों की खंड 4 में। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था? काका कालेलकर आयोग। कौन सा? काका कालेलकर आयोग। मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई? 1990 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में। जाति राजनीति की व्याख्या किसने की? MN श्रीनिवास। किसने की? MN श्रीनिवास। ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है प्रश्न। चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? सीधी सी बात है, निर्वाचन आयोग ही करेगा, इलेक्शन कमीशन। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? अरे ये तो आप सभी जानते हैं, 18 वर्ष। मतदान हेतु EVM का उपयोग पहली बार कब हुआ था? 1982 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय मत। कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन रिक्त स्थान में हुआ था 1956 में। 1956 के दौरान राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया कि किस भाषा में किस राज्य में कौन सी भाषा है, उस आधार पर उसे एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए। लघुत्मक प्रश्न। तो अभी तक यह क्लास आपको कैसे लगी? अब आगे हम लघुत्मक प्रश्न करने वाले हैं। ABCD यानी कि MCQs हमने कर ली हैं, साथ में उनके रिक्त स्थान भी कर लिए हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों में जो अभी पेपर हुए हैं, जैसे कि सेमेस्टर 2 का जनरल हिंदी और सेमेस्टर 4 का इंग्लिश लिटरेचर, और एक और पेपर हुआ था सेमेस्टर 4 का। इन दोनों ही पेपर्स को हमने एनालिसिस किया और क्या देखा कि जो हमने मैथन क्लास में नोट्स दिए थे वो उनमें से प्रश्न आए हैं आपके पेपर में, वो प्रश्न देखे गए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको रात्रि के अंदर एक दिन पहले दिए गए थे और मॉडल पेपर दिया गया था टेलीग्राम के ऊपर, उनमें से भी प्रश्न आए हैं। तो हमारे नोट्स पे बहुत ही कार्य किया जा रहा है। आप बस हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही आपकी क्लासेस को बेहतर बनाते रहेंगे हम, मित्रादय क्लासेस। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं बताइए। आपका पहला प्रश्न है, जो भारतीय संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, हम भारत के लोग हैं, ये आपकी प्रस्तावना का पहला शब्द है। संप्रभु, हमारा देश कैसा है? संप्रभु है। कैसा है? समाजवादी है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। कैसा है? लोकतांत्रिक है। कैसा है? गणराज्य है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कैसा न्याय मिलता है यहाँ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से आप न्याय की मांग रख सकते हैं। स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता है यहाँ? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की। समानता, कैसी समानता? अवसरों व अधिकारों की समानता। बंधुता, क्या बंधुता? व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्रीय एकता।
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो भारत की दिशा और दर्शन तय करती है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का आईना है। इसमें हमारे देश के मूल विचार छिपे हैं। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं जहां सबको बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिलता है। भाईचारे के बिना एकता संभव नहीं। यही प्रस्तावना का सबसे बड़ा संदेश है। ठीक है, हमारी जो विशेषताएं हैं वह बतानी है। संविधान सभा का गठन और उसकी विशेषताओं को समझाइए। तो देखिए, गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ 1946 में। सदस्य कौन कौन थे? सदस्य देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई सदस्य थे जिनमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। और कितने सदस्य हुए? 389 सदस्य। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान निर्माण हुआ। कितना टाइम लगा था बनने में? ये प्रश्न आपके रिक्स्थान में भी आ सकता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान निर्माण होने में समय लगा। निर्णय लोकतांत्रिक सहमति और आधारित थे। संविधान सभा भारत की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब थी। देखिए बच्चों, संविधान सभा ने लगभग 3 साल मेहनत करके हमारा संविधान बनाया। सोचो, वो नेता जो अलग अलग विचारधाराएं रखते थे, फिर भी सबने मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से काम किया और इसी के तहत हमारा संविधान बनाया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह बताइए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1858 का अधिनियम, कंपनी शासन समाप्त हो गया। जो कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जो भारत था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। फिर 1861 का अधिनियम आया, प्रांतीय विधान परिषदें, जिनके तहत हमें सीमित अधिकार मिल गए। ये हमें कुछ अधिकार तो भारत को सौंप दिए गए थे। फिर 1892 का अधिनियम आता है, सदस्य संख्या व शक्तियों में वृद्धि होती है, नामित सदस्य बढ़ते हैं। देखिए, इस बार क्या होता है? इस बार सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और इस बार भारत की तरफ से भी कुछ सदस्य उस क्राउन के अंदर की विधान परिषद में बैठ सकते थे। 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो का सुधार नियम आता है। पृथक निर्वाचन पद्धति होती है, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। यानी कि मुसलमानों के लिए जो एरिया था वहाँ पर आपकी निर्वाचन पद्धति अलग होगी और जो नॉर्मल एरिया, मतलब कि अपने कह सकते हैं अदर कास्ट का एरिया था, जनरल और अदर कास्ट, तो उनका जो निर्वाचन पद्धति थी वो अलग थी, ताकि वोटिंग का फ़ायदा उठाया जा सके। सांप्रदायिकता की नींव, ये किसने नियम लेके आए थे? ये ब्रिटिश क्राउन नियम लेकर आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, द्वैध शासन की पद्धति आई, प्रांतों में हस्तांतरित व संरक्षित विषय आए। द्वैध शासन क्या था? भाई ब्रिटिश क्राउन तो अपना शासन कर ही रहा है, बट अब राज्यों को भी, प्रांतों को भी एक नियम दे दिया गया कि आप भी थोड़ा बहुत शासन कर सकते हैं। 1935 का अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय ढांचा, 3 सूचियां बनी, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियां बनी गई। 1947 में माउंटबेटन योजना आती है, सत्ता हस्तांतरण हो जाता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में 1858 से 1947 तक के अधिनियमों ने भारत की राजनीति की यात्रा तय की। 1909 में अलग निर्वाचन से फूट पड़ गई। क्यों भाई? 1909 में अलग अलग निर्वाचन कराया उन्होंने, मुसलमानों का अलग और जो जनरल कास्ट का है उनका अलग करवाया, जिससे फूट पड़ गई। 1919 में जो डायार्ची था वो यहाँ पर आया, भारत आया, और 1935 में संघीय ढांचा बना गया। अंततः 1947 में माउंटबेटन योजना ने सत्ता भारतीयों को सौंपी और संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये जो माउंटबेटन योजना है, इसी के तहत हमारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे इम्पोर्टेंट है दुनिया का सबसे लंबा संविधान। हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा है।
विभिन्न स्रोतों के से उदाहरण लिया गया है, यानी अलग अलग जगहों से, जैसे कि आयरलैंड से कुछ लिया गया, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव, यानी एकात्मकता का झुकाव भी है, ठीक है, और संघीय व्यवस्था भी है। संसदीय प्रणाली यहाँ लागू होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि सरकार को कोई दबाव नहीं है कि आप न्याय इस प्रकार कीजिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार का न्याय दे सकती है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं, आम आदमियों को उनके अधिकार दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, गड़ा बैठा हुआ है ना अपना, तो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए इसमें क्या है, हमारा संविधान 470 से ज़्यादा अनुच्छेदों वाला है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा है। इसमें अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं, मतलब अमेरिका से कुछ ना कुछ सुझाव लिए गए हैं, ब्रिटेन से कुछ सुझाव लिए गए हैं, आयरलैंड से कुछ सुझाव लिए गए हैं। और खासियत ये है कि भारतीय परिस्थितियाँ थीं उनके हिसाब से इसे ढाला गया। इसे कठोर और लचीला दोनों बनाया गया, यानी कठोर भी है, लचीला भी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। देखिए मार्ले मिंटो वाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंग भंग आंदोलन शुरू किया और मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव का जो निर्वाचन पद्धति है उसका स्थापना किया। पहली बार केंद्र व प्रांत की विधान परिषदों में चुनाव हुआ, प्रांतीय परिषदों का विस्तार हुआ, विचार विमर्श के अधिकार बढ़े। और इससे होता क्या है, देखिए इससे सीमाएं तय हो जाती हैं कि सरकारी बहुमत बरकरार रहेगा और कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रहेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल वे में। तो 1909 का कानून जो है मुसलमानों के लिए अलग सीटें देकर देश की राजनीति को बांटने वाला बना। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति यहीं से और गहरी हो गई। इसी कारण से इसे घातक सुधार कहा जाता है। ये सुधार तो था लेकिन ये घातक साबित हुआ, किसके लिए, भारत के लिए। संविधान सभा के सामने आई कठिनाइयाँ क्या थी, आप इन नोट्स को पढ़ते हुए चलिएगा और जब रिवीजन करें तब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विविधता में एकता, भारत सीधी सी बात है, विविधता में एकता है, अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म है, भाषाएं हैं, प्रांत हैं। रियासतों का विलय होता है, हैदराबाद कश्मीर आदि का विरोध होता है, उसके बावजूद भी हमारे जो लाला लाजपत राय हैं उनके द्वारा इन्हें हैदराबाद और कश्मीर को रियासतों का विलय किया गया भारत में, लोह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम तनाव तल अलग निर्वाचन का मुद्दा, अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा व विकास की आवश्यकता, सुदृढ़ संघ बनाना, राष्ट्रीय व प्रांतीय हितों का संतुलन, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की समस्या। तो इसमें क्या होता है, संविधान बनाना आसान नहीं था, ठीक है। इतनी जातियां, धर्म और भाषाएं थी कि सबको साथ लाना बड़ी चुनौती थी। रियासतें अलग होना चाहती थी, सांप्रदायिकता चरम पर थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबको संतुलित कर लोकतांत्रिक संविधान दिया। मतलब इतना सब कुछ बिखरा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक मजबूत संविधान बनाया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मुख्य विशेषताओं के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये निरंकुश नहीं था, उचित प्रतिबंध थे, यानी कि प्रतिबंध भी अगर लगाए गए हैं तो उचित तौर पे लगाए गए हैं। निरंकुश शासन इसमें कहीं भी शो नहीं होता था। अनुच्छेद 32 और 226 में हमें क्या दिया गया, न्यायिक संरक्षण दिया गया। और डॉक्टर अंबेडकर जी का ये कहना है कि संविधान की आत्मा है ये। अगर इसमें न्याय का ये रूल नहीं होता कि आम आदमी न्याय ले सकता है तो ये आत्मा नहीं होती। ये आत्मा कैसे बनी कि आम आदमी कभी भी अपने न्याय की मांग कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी उच्च न्यायालय में जाकर के न्याय की पुकार रख सकता है। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि 23वें अनुच्छेद के अंदर है। व्यवहारिक आधार, अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता भी इसमें दर्शाई गई है।
देखिए, हमारे संविधान ने केवल अधिकार दिए ही नहीं, उनकी रक्षा का भी प्रबंध किया। अगर कोई आपके अधिकार छीन ले तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए कि कैसे भारतीय संविधान जो है वो इतना सही है, प्रस्तावना उसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए, सिद्ध ऐसे करेंगे आप कि संविधान की आत्मा क्या है? आदर्शों की घोषणा, और जो हमारे संप्रभुता जनता में निहित है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, हर प्रकार से मुख्य तत्व हैं। और 42वें संशोधन के तहत इसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ी गई, जैसे समाजवादी चीज़, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। और आधुनिक महत्व क्या रहा है इसका? भी आज के समस्या में क्या महत्व है इसका? आज के समय में व्यक्ति के अधिकार व गरिमा बनी रहती है, राष्ट्रीय एकता का संतुलन बना रहता है और संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक रहता है। देखो, हमारे संविधान की पहचान है। अगर संविधान को एक किताब मानो तो प्रस्तावना उसका शीर्षक पन्ना है। अगर एक किताब माने अपन, ठीक है, कि संविधान एक किताब है, तो उसका जो शीर्षक पन्ना है, यानी पहला पन्ना है जिसमें इम्पोर्टेंस शीर्ष लिखा होता है, वो पन्ना कौन सा है? प्रस्तावना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 14 से लेकर 18 तक जो कानून है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। कैसे करता है? कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व भेदभाव आदि के खिलाफ आप समान हैं। सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। दंडनीय अपराध है। अगर आप अस्पृश्यता दर्शाते हैं, उसको आज भी जागरूक रखते हैं, तो दंडनीय अपराध मिलेगा। उपाधियों का उन्मूलन होगा। जो उपाधियाँ दी जाती कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये सम्राट हूँ, वो अब नहीं रहेंगी। वो सिर्फ विद्या और सेना को छोड़कर कहीं उपाधियाँ नहीं मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र की असली ताकत बराबरी है। संविधान ने कहा कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न जाति के नाम पर न भेदभाव के नाम पर। नौकरियों में सबको बराबरी का मौका मिलेगा और अस्पृश्यता अपराध होगी। यही है असली समानता। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या भेद है? मौलिक अधिकार न्यायालय से संरक्षित होते हैं और नकारात्मक स्वरूप को छुपाते हैं, राज्य पर रोक लगाते हैं। डीपीएसपी न्यायालय से अप्रवर्तनीय है। डीपीएसपी क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये न्यायालय से जुड़ा है, ये अप्रवर्तनीय है, न्यायालय से बदल नहीं सकता। सकारात्मक दिशा निर्देश है इसमें। मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य से संबंधित हैं। टकराव 42वां संशोधन और नीति निर्देशक को प्राथमिकता दी गई। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया और अधिकार श्रेष्ठ कर दिए। देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को तत्काल संरक्षण देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को भविष्य के आदर्शों की दिशा दिखाते हैं। कि नीति निर्देशक तत्व जैसे कि आपको भारत के संविधान का सम्मान करना है, भारत के ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ये हमारे कार्य हैं जो हम राज्य के प्रति हमें उत्तरदायी करते हैं। संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या महत्व है? देखिए, जो संवैधानिक उपचार है कि भाई अगर आपका जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया जाए तो आप कैसे उन्हें बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए सीधा सा बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार टूटते हैं तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट 5 तरह के आदेश निकालेगा। किस तरह के आदेश निकालेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। जैसे किसी को अवैध कैद से छुड़ाना या किसी अधिकारी को अपना काम करने को मजबूर करना। इसी वजह से इसे संविधान की आत्मा कहा गया है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या, देखिए आपको समझ में तो आ रहा है ना, आज एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की जा रही है एंड कोशिश की गई कि इस बार नोट्स ऐसे रहें कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर आपको लिखने में आसानी हो। और इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लास को दोबारा एक बार ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, 10 कर्तव्य इसके तहत जोड़े गए थे। 46वां संशोधन हुआ 2002 में, तो 11वां कर्तव्य और जुड़ गया। कौन सा था 11वां कर्तव्य? बच्चों को शिक्षा देना। मुख्य कर्तव्य क्या है? संविधान, ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना, पर्यावरण व संस्कृति का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद का सम्मान या फिर उसके लिए आगे आना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। देखिए, अधिकार तभी सफल होते हैं जब लोग अपने कर्तव्य भी निभाएं, जैसे ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता बचाना, यह हमारे नागरिक होने का धर्म है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का क्या अभिप्राय है? देखिए, अवसर की समानता, सरकार की नौकरियां हर किसी के लिए खुली हैं, चाहे जाति या धर्म कुछ भी हो। हाँ, अलग अलग कैटेगरी के पदों के लिए अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी के भीतर सबको बराबरी का अवसर मिलेगा। ठीक है, कि भाई आप सेम कैटेगरी के हो, उसके बावजूद भी आपको अलग अलग बताया जा रहा है, तो वो गलत है। इसलिए अवसर की समानता दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? तो नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना अच्छे आदर्श हैं, लेकिन कोई कोर्ट से लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये कानून के तहत ही बने हैं। जैसे कि कोई भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आलोचना है, ये ऐसे नियत दिखाने का कार्य करता है। व्यक्ति की नियत क्या है? जैसे शराब है, शराब बंद है, कुछ जो राज्यों के अंदर शराब ड्राई स्टेट बोला जाता है कि वहाँ आप नहीं कर सकते सेवन इसका, उसके बावजूद भी अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आप नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना कर रहे हैं, जो उसकी नियत दर्शाता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। कैसे है भारत संविधान कठोर और लचीला? अधिकांश संशोधन 2/3 बहुमत से आधे राज्यों की सहमति से होता है, इसलिए कठोर हुआ। कितना ज़्यादा लेना पड़ रहा है आपको बहुमत, कठोर हो गया। लेकिन लचीला कैसे है कि नया राज्य अगर कोई बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं, कोई नाम बदलना चाहे बदला जा सकता है, नागरिकता लेना चाहे तो नागरिकता ले सकता है। तुलना न ब्रिटिश संविधान जितना लचीला, न अमेरिकी संविधान जितना कठोर। देखिए, अगर हमारा संविधान बिल्कुल कठोर होता तो हम बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इसे बदल नहीं पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते। और अगर बहुत लचीला होता तो स्थिर नहीं रहता, कभी ना कभी संविधान गिर जाता, इसकी अवहेलना होती। इसलिए हमारे संविधान ने दोनों का संतुलन बनाए रखा है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो संविधान का अनुच्छेद, जिसमें हमारे बताया गया कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है, मूल ढांचा है, एंड जो केंद्र और राज्य है, ये 3 अंग बनते हैं। कैसे? द्विस्तरीय सरकार के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। संशोधन की प्रक्रिया क्या है कि भाई संशोधन प्रक्रिया के लिए आप बड़ी लचीली है। कोई भी अगर संशोधन करना चाहे तो उसे अपने विधानसभा, लोकसभा के अंदर प्रस्ताव रखना होगा, उस प्रस्ताव को पारित करना होगा और वो नियम बन सकता है, बदला जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, केंद्र जो राज्य संबंध हैं इनमें तनाव के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो ये है कि अगर घर में माँ और पिताजी दोनों ही बच्चों को अलग अलग नियम बताने लगे तो झगड़ा तो हो गई। यहाँ केंद्र के अंदर कौन है? माँ की तरह केंद्र है, यानी केंद्र सरकार एक माँ है जिसकी कुछ शक्तियाँ व्यापक हैं, और राज्य कौन है? पिता, जिसके अपने अधिकार हैं। जब राज्यपाल का नौकरशाही के जरिए एक ही घर में विरोधाभासी आदेश आते हैं तो टकराव तो होते ही हैं। जब केंद्र कुछ कहता है और राज्य सरकार कुछ और कहती है तो विरोध तो पैदा होना ही है, उनके संबंध जो हैं वो तनावपूर्ण हो जाएंगे। और इस बीच में एक मुख्य भूमिका कौन निभाता है? राज्यपाल।
या आप इसे ज़रा एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो राज्यों की ऋणग्रस्तता थी, जो वित्तीय निर्भरता थी, ये तो कहाँ से होती है? केंद्र से। ठीक है, केंद्र की चापलूसी भी करनी जरूरी है, क्योंकि उन्हें जो अपना वित्त मिलेगा, यानी कि जो उन्हें पैसे मिलेंगे वो ज़्यादातर तो केंद्र से अलॉट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है। ये टॉपिक्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, देखिए भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे स्कूल के अंदर हेड बॉय का चुनाव होता है, सुना, जिसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव और छात्र परिषद दोनों का वजन मिलता है। हर वोट की वैल्यू होती है। बड़े राज्यों के विधायकों के वोट का अलग मान होता है और संसद के सदस्यों का वोट अलग अलग होता है। तो होता ये है कि निर्वाचन का तरीका है अप्रत्यक्ष, ओके, इलेक्टोरल कॉलेज, एंड संसद के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा कौन भाग ले सकता है? राज्यों की विधानसभाओं से जो निर्वाचित हुए सदस्य, वो। मतदान की पद्धति कौन सी है? रिक्स्थान में हमने बात किया था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत। प्राथमिकता किसको दी गई है? वोटिंग को दी गई है। वोट का मान क्या रहेगा कि भाई जो जनसंख्या आधारित गणना होती है, प्रतिनिधित्व संतुलन होता है, वही इसका मान रहेगा। नामांकन कैसे होता है? 50 समर्थक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तभी आपका नामांकन होगा, वरना आप नाम ही नहीं डाल सकते कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ इस चुनाव के अंदर। जमानत राशि आपको देनी पड़ती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि उसको कैसे निलंबित किया जा सकता है, कैसे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, इसको हटाने का जो नियम है वो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और ये लिखित नोटिस देना जाए, महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पहले लिखित में नोटिस देना होता है, वो भी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के थ्रू। जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया वहाँ पे 2/3 उपस्थिति होनी चाहिए और वोटों के थ्रू पारित भी हो जाना चाहिए वो। ठीक है, फिर यदि दूसरे सदन में जाती है वो, तो 2/3 वोटों से पारित होना चाहिए। फिर त्यागपत्र अनिवार्य मिलेगा और 6 माह के भीतर नया चुनाव भी होना जरूरी है। इसमें होता ही है, देखिए कि जब एक हाउस अगर उसे मना कर दे तो दूसरा हाउस, यानी कि विधानसभा मना कर दे तो लोकसभा मना कर दे तो विधानसभा, किसी ना किसी में 2/3 वोट मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार होती है। भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता व निर्वाचन तथा प्रमुख कार्य क्या है। बस आज की क्लास थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट 2 में हम लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताते रहिए कि कैसी लग रही है आपकी आज को क्लास, एंड क्या ऐसा चीज़ है जो आपको बेस्ट लग रहा है इस क्लास में। आपको मॉडल पेपर भी हम रात तक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। योग्यता व निर्वाचन, जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि भाई वो नागरिक होना चाहिए, कि कहाँ का, भारत का, 35 वर्ष से ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए जो योग्यताएं होती है वो उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, और दोनों सदनों में वो जा सके ऐसा व्यक्ति हो। भूमिका क्या रहती है भाई? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इनका जो मत होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। ये अंतरिम कार्यपालक होते हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र देना पड़ जाए, निलंबन हो जाए, अनुपस्थिति हो, कुछ भी ऐसा हो जब राष्ट्रपति अपना कार्य ना कर सके, तो तुरंत उपराष्ट्रपति वहाँ पर अपना कार्य संभालता है। 6 माह तक अगर कोई चुनाव ना हो तो उपराष्ट्रपति उसे रिप्लेस करवा सकता है। अन्य दायित्व क्या है? राज्यसभा का संचालन करना, सचिवालय का नियंत्रण करना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग्स होती हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है उसको सामना। पार्ट 2, चलिए फिर पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 आपको शाम 7 बजे मिल जाएगा। अब पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे लघुत्मक प्रश्न जितने भी थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं। हाँ, थोड़े से लघुत्मक प्रश्न अभी बाकी हैं। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट
जो आपकी 2 यूनिट रही हैं, चौथी और पांचवी, उनके लघुत्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, ये दोनों ही पार्ट 2 में डिस्कस किए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल पेपर को विजिट नहीं किया है तो जाकर विजिट कीजिए। पिछले पेपर में हमने प्रूफ के साथ बताया है कि हमारे जो पेपर्स हैं, उन्होंने हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं वहाँ से प्रश्न आए हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम पोस्ट के थ्रू आपको इंस्टाग्राम पोस्ट एंड पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हम अवेलेबल कराते हैं टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उन नोट्स के अंदर से, उन क्वेश्चंस के अंदर से भी पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिला है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आप चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस और पीडीएफ को। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। MGSU मित्रा दे। धन्यवाद।